राजवीर नासिक से मुंबई फैमिली टूर पर गया था। वो कार ड्राइव कर रहा था और उसकी छोटी बहन रिया उसके बगल में बैठी थी। उनके मम्मी और पापा बैक सीट पर थे। राजवीर, मुंबई में तो हम कब के आ चुके हैं। तुम बताओगे भी कि हम कहाँ रुकने वाले हैं? हाँ भैया, वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख भी लग रही है। अरे अगर बता दिया तो सरप्राइज का मजा नहीं आएगा। कुछ देर ड्राइव करने के बाद इनकी कार एक आलीशान होटल के सामने जाकर रुकी। ओह माय गॉड, ये तो कितना बड़ा होटल है। होटल ताज पैलेस। ये था मेरा सरप्राइज। भैया, यू आर टू स्वीट। आई लव यू। ये चारों होटल के अंदर पहुंचे। रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी और मैनेजर भी वहीं खड़ा था। वेलकम टू होटल ताज पैलेस। हाउ मे आई हेल्प यू? हमें एक फैमिली रूम चाहिए जहां हम आज रात अच्छे से रुक सकें। जी क्यों नहीं, मिल जाएगा। रिसेप्शनिस्ट ने राजवीर को एक चाबी दी। वो चारों अब अपने लगेज के साथ एक कमरे में पहुंचे जिसमें 4 बेड लगे हुए थे। वाह भैया, आप सच में बहुत अच्छे हो। मेरा तो मन इस होटल में घूमने को कर रहा है। मैं घूम कर आऊं? नहीं, तुम अकेले नहीं जा सकती। मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूं। अपने पेरेंट्स को कमरे में छोड़कर राजवीर और रिया कमरे से निकले। ये होटल तो किसी महल के जैसा है भैया। तभी तो मैंने सोचा कि जब तक हम मुंबई घूमेंगे इसी में रहेंगे। तभी राजवीर को अपने से कुछ ही दूरी पर एक लड़की नजर आई। उसकी खूबसूरती देखकर राजवीर को हैरानी भी हो रही थी और अजीब भी लग रहा था कि वो दुल्हन के कपड़ों में क्यों है। अरे रिया, तुम जरा मम्मी पापा के पास जाओ, मैं अभी आता हूं। लड़की देखते ही मुझे भगाने लगे ना आप? हे स्टूपिड, चुपचाप जाओ यहां से, मैं अभी आ रहा हूं। ठीक है। ये कहकर रिया वहां से चली गई और अब राजवीर उस लड़की की तरफ बढ़ गया। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम राजवीर है और आप? मेरा नाम सुमित्रा है। क्या इस होटल में आपकी शादी हो रही है? नहीं तो, मैं भी आप ही की तरह इस होटल में ठहरी हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रहे हैं? आई एम सॉरी बट आप इस तरह दुल्हन बनकर यहाँ रह रही हैं, ये बहुत अजीब लग रहा है। कोई बात नहीं, अगर मैं किसी शॉर्ट ड्रेस में होती तो शायद आपको कुछ अजीब नहीं लगता, है ना? हाँ, नहीं लगता। वैसे आप यहाँ अकेली ठहरी हैं या कोई और भी साथ है? हाँ, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स हैं ना। आप उनसे मिलना चाहेंगे? ये तो बहुत फास्ट है यार। चलो कोई नहीं, देखते हैं। क्यों नहीं, जब आप कह रही हैं तो मिल लेते हैं। आइए हमारे साथ। वो लड़की राजवीर को एक कमरे में ले गई। अरे ये रूम तो हमारे वाले से भी ज्यादा बड़ा है, बट तुम्हारी फैमिली कहाँ है? एक दुल्हन को फैमिली की नहीं बल्कि दूल्हे की जरूरत होती है। ये कहते हुए उसने राजवीर के सीने पर उंगली रखी और उसे बेड पर गिरा दिया। वो धीरे धीरे अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब ले जा रही थी। उसकी मुस्कान से राजवीर भी थोड़ा बहक गया था कि तभी राजवीर की नजर साइड में लगे ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर पड़ी। उसने पाया कि उस आईने में दुल्हन तो नजर ही नहीं आ रही थी। तभी उस दुल्हन की शक्ल बहुत भयानक हो गई। राजवीर ने उसको धक्का दिया और फौरन वहां से निकला। लेकिन ये क्या, वो दरवाजे से बाहर निकलने के बाद भी उसी कमरे में पहुंच गया। राजवीर, मेरे जैसी खूबसूरत दुल्हन को भला कौन ऐसे छोड़कर जाता है? आओ आओ मेरे पास। राजवीर अब फिर से दरवाजे से बाहर निकला और 2-3 बार इसी तरह करने पर वो कॉरिडोर में आ गया। खुद को कॉरिडोर में पाकर उसने सुकून की सांस ली। उसी समय एक रूम सर्विस बॉय वहां से गुजर रहा था। अरे सर, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? इस कमरे में एक चुड़ैल है, वो मुझे मारने वाली थी। क्या? पिछले 6 महीने से यहाँ काम कर रहा हूँ सर, यहाँ कोई चुड़ैल बड़ैल नहीं है। तभी वही दुल्हन बिजली की रफ्तार से वहां आई और उसने उस सर्विस बॉय की गर्दन पकड़ ली। क्या कहा? यहाँ कोई नहीं है?
उस सर्विस बॉय की आंखें फटी की फटी रह गई। राजवीर वहां से बहुत तेज भागा। वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था। तभी पीछे से कोई आवाज बड़ी तेजी से आई और उसके कदमों में आ गिरी। राजवीर ने नीचे देखा तो उसका दिल दहल उठा। वो उसी सर्विस बॉय की कटी हुई गर्दन थी। राजवीर अब भागकर अपने कमरे में पहुंचा। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। राजवीर बेटा, क्या हुआ तुमको? माँ, पापा, जल्दी से यहाँ से निकलो। ये होटल हॉन्टेड है। मैंने अभी यहाँ पर एक चुड़ैल को देखा है। उसने यहाँ के सर्विस बॉय को भी मार दिया। राम 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 राम, चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। वो चारों अब अपना लगेज छोड़ छाड़ कर जैसे तैसे वहां से निकल गए। इन्होंने रिसेप्शन पर रुकना भी ठीक नहीं समझा और मेन डोर पर गए तो वो बंद था। ये दरवाजा क्यों बंद है? सर, आप लोग अभी आए हैं और आपने अभी चेकआउट भी नहीं किया है सर। फिर आप ऐसे कहां भाग रहे हैं? इस होटल में एक चुड़ैल है। हमें यहां रुककर अपनी मौत का इंतजार नहीं करना। अरे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? तभी अचानक से पूरे होटल की लाइट फ्लिक करने लगी और वही दुल्हन चुड़ैल इन्हें सामने नजर आती है। उसे देखकर मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट दोनों के ही होश उड़ गए। क्यों मैनेजर, मुझे सामने देखकर कैसा लग रहा है? अब ये दोनों भी चीखते चिल्लाते दरवाजे की तरफ भागे और इस बार चाबी लगाने के बाद भी लॉक नहीं खुला और वो बस दरवाजे को खोलने के लिए जोर लगाते रहे। आज ये दरवाजा तुम दोनों के मरने के बाद ही खुलेगा। नहीं! वो दोनों अब वापस कॉरिडोर की तरफ भागने लगे और वो दुल्हन चुड़ैल भी इनके पीछे हो ली। वो इनको पकड़ने ही वाली थी कि तभी ये दोनों एक कमरे में घुस गए जहां पर एक मंदिर बना हुआ था। दुल्हन चुड़ैल उस कमरे में नहीं जा पाई। बाहर आओ दोनों, कब तक अंदर छिपे रहोगे? मैं तुमको नहीं छोड़ने वाली। राजवीर और उसका परिवार पूरी तरह से डर गए थे। वो चुड़ैल अब वापस उनके पास आई। तुम लोग उन दोनों को बाहर लेकर आओ, वरना मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। सुमित्रा, हमने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम यहाँ कब से हो और क्यों हो? हमें तो कुछ भी पता नहीं। तुम हमें यहाँ से जाने दो प्लीज। मैं तुम्हें यहाँ से जाने देती, लेकिन अब तुम लोग नहीं जा सकते। मेरे पास सिर्फ रात तक का ही समय है। अगर वो दोनों बाहर नहीं आए तो सुबह होने पर मैं उनको नहीं मार पाऊंगी। लेकिन ऐसा क्या है जो तुम उन दोनों को मारने के लिए इतनी बेताब हो? अब उस दुल्हन चुड़ैल ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। पिछले महीने वो अपने पति के साथ उस होटल में गई थी। नरेश, हमने भागकर शादी तो कर ली और यहाँ रुक भी गए, लेकिन सुबह होने पर तुम मुझे कहाँ लेकर जाने वाले हो? अरे बस आज रात हमें यहाँ रुकना है। उसके बाद हम दिल्ली जाएंगे और वहां पर अच्छा सा फ्लैट लेकर आराम से रहेंगे। वो उसके कहने पर ही अपने घर के सारे गहने और पैसे लेकर भाग आई थी। वो उसके साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन देर रात उसके साथ वो हुआ जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। जान, अब तुमने मेरे लिए इतनी दौलत का इंतजाम कर दिया है तो मैं पूरी जिंदगी आराम से ऐश करके गुजार सकता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो नरेश? अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसने मेरे पेट में चाकू मारकर मुझे खत्म कर दिया। ये रिसेप्शनिस्ट और मैनेजर को ये बात पता चली तो इन्होंने इस बात को छुपाने के लिए नरेश से पैसे ले लिए और मेरी लाश को ठिकाने लगा दिया। मेरी आत्मा तभी से यहाँ भटक रही थी, लेकिन मुझ में शक्तियां नहीं थी। लेकिन आज अमावस्या की रात है, इसीलिए मुझ में काली शक्ति आ गई है। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन हमें प्लीज यहाँ से जाने दो। हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो ये लो। उसने रिया को पकड़ा। रिया बेटा, उन दोनों को बाहर निकालो, वरना मैं इसे अभी खत्म कर दूंगी। नहीं, मैं अभी उनको लेकर आता हूँ।
आप लोग जल्दी यहाँ से चलिए, वो फिलहाल यहाँ नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? वो कहीं नहीं जाने वाली। अगर वो नहीं गई होती तो क्या अब तक मुझे जिंदा छोड़ा होता उसने? ये सुनकर मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट दोनों ही उन दोनों के साथ उस कमरे से बाहर निकल आए और जैसे ही ये हॉल में पहुंचे तो दुल्हन चुड़ैल इनके सामने आ गई। ये क्या, तुम लोगों ने हमें धोखा दिया। हमें जाने दो, हमने तुम्हारा काम कर दिया है। दुल्हन चुड़ैल ने उनकी तरफ देखा, तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। तभी इनकी कार के बोनट पर मैनेजर के बिना सर वाली लाश आकर गिरी। उस लाश को इतना करीब से देखकर रिया बेहद डर गई। इन सभी के दिल बुरी तरह से दहल चुके थे। रास्ते में कितने ही होटल आए, लेकिन अब इनकी हिम्मत कहीं रुकने की नहीं थी। अपने घर पर आकर इन चारों ने चैन की सांस ली। एक दूसरे को सुरक्षित अपने घर में पाकर इन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन ये रात इन्हें हमेशा याद रहेगी। मारिया अपने फ्रेंड चार्ल्स को अपने हॉस्टल के रूम में लेकर आई ही थी कि तभी हॉस्टल की लाइट चली गई। ओह गॉड, इतनी सर्दी में लाइट को भी अभी जाना था। अच्छा खासा जलता हुआ हीटर भी बंद हो गया। कोई बात नहीं मारिया, मैं कैंडल जला लेता हूँ। जरा धीरे बोलो चार्ल्स, मेरी हॉस्टल की वार्डन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर गलती से उसने तुम्हारी आवाज सुन ली ना तो मुझे अभी इसी वक्त हॉस्टल से बाहर निकाल देंगी। चार्ल्स ने मुस्कुराते हुए कैंडल जला दी। अचानक ही चार्ल्स की चीख निकल गई। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? चीख कर पूरे हॉस्टल को उठाओगे क्या? ये कोई तरीका है क्या मजाक करने का? चार्ल्स ने कांपते हुए उंगली से छत की ओर इशारा करके कहा। वो क्या है मारिया? मारिया की जैसे ही नजर रूम की छत पर गई तो उसके गले से दहशत के मारे चीख निकल गई। अगले दिन मारिया और चार्ल्स की लाश हॉस्टल के चर्च के सामने बने हुए एक पुराने कुएं में मिली। इस घटना के 6 महीने बाद एना हाथ में मार्कशीट पकड़े हुए अपने घर में घुसी और अपने पिता को देखकर खुशी से बोली, डैडी देखिए, मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, मुझे तुम पर हमेशा से गर्व रहा है। तुम्हें जितना पढ़ना था एना, तुमने पढ़ लिया। अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। पागल हो गई हो क्या? मेरी बेटी ने टॉप किया है, मैं उसे आगे और पढ़ाना चाहता हूँ। आपने तो मेरे मन की बात छीन ली डैडी। मैंने इन कॉलेज में तुम्हारे एडमिशन की बात कर ली है, मगर तुम्हें हॉस्टल में रहना पड़ेगा। क्या तुम रह पाओगी? हाँ डैडी, क्यों नहीं। एना उसी दिन अपने पिता के साथ एक गर्ल्स हॉस्टल में चली गई। हॉस्टल की वार्डन मार्था एना को देखकर बोली, बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरा इस कॉलेज के हॉस्टल में न्यू एडमिशन हुआ है। क्या आप मुझे मेरा कमरा बताएंगी? हाँ जरूर। इतना कहकर मार्था ने एना की ओर देखा और थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। आपका रूम मिल गया है और ये लीजिए चाबी। मेरे रूम का नंबर क्या है? वो चाबी की टैग पर लिखा है, रूम नंबर 101। थैंक्स। कोई बात नहीं, कुछ भी समस्या आए तो मुझे बुला लेना। जी बिल्कुल। एना अपने पापा को अलविदा कहकर अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। एना ने देखा तो वहां पर कोई नहीं था। क्या हुआ बेटी, तुम रुक क्यों गई? पता नहीं डैडी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। कुछ देर बाद एना के पिता एना को हॉस्टल के कमरे में छोड़कर अपने गांव की ओर रवाना हो गए। एना अपने रूम से निकली ही थी कि अचानक एक लड़की ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। कौन हो तुम और तुमने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? मेरा नाम जूलिया है। तुम रूम नंबर 101 में शिफ्ट हुई हो ना? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वहाँ मत रहो,
नहीं तो बेमौत मारी जाओगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? आखिर तुम हो कौन? तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें मेरी बात पर ध्यान देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उस रूम को छोड़ दो। आगे तुम्हारी मर्जी। ऐना गुस्से से आगे बढ़ गई और बड़बड़ाने लगी। आखिर समझती क्या है ये अपने आप को? इतना कहकर ऐना ने जैसे ही मुड़कर देखा तो अब वहां पर जूलिया नहीं थी। ये कहाँ गायब हो गई? ऐना अपने रूम की तरफ चली गई। ऐना के रूम की बालकनी के सामने बने चर्च के बाहर कुआं साफ दिखाई दे रहा था। ऐना वहां पर खड़ी थी कि तभी उसे कुएं के पास एक परछाई दिखाई दी, मगर अगले ही पल वो परछाई गायब हो गई। ऐना को अचानक नींद आने लगी और वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो पीछे जूलिया खड़ी थी, जो ऐना को बगैर पल के झपकाए घूरे जा रही थी। और उसे देखकर पता नहीं क्यों ऐना के डर से रोंगटे खड़े होने लगे। उसने डरते डरते हकलाते हुए कहा, आखिर तुम हो क्या? और तुम कब दबे पांव मेरे रूम में आ गई? तुम्हारी कदमों की आहट तक मुझे सुनाई नहीं दी। तभी अचानक जूलिया गायब हो गई। आखिर ये कहाँ चली गई? कुछ सेकंड्स पहले तो यहीं पर खड़ी हुई थी। अरे ये सब हो क्या रहा है? ये जो कुछ मैं देख रही हूँ वो सच है या मेरा वहम? ऐना बेड पर बैठ गई। अचानक उसका पूरा हाथ खून से नहा गया। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? मेरे हाथ अचानक खून से कैसे रंग गए? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? अचानक छत से खून की बूंदें ऐना के हाथ पर टपकने लगी। ऐना ने जैसे ही छत की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। ऐना चीखती हुई बोली, ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये सच है या मेरा वहम? छत पर एक लड़की छिपकली की तरह चिपकी हुई उसे घूर रही थी। उसके चेहरे का एक हिस्सा पूरा काला था। उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से लाल थी। अचानक वो भयानक दिखने वाली लड़की कूदकर नीचे आ गई और ऐना को घूरकर खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। तुम जो कुछ भी देख रही हो वो तुम्हारा वहम नहीं बल्कि सब कुछ सच है। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? अचानक उस लड़की की जीभ लंबी हो गई और उसकी जीभ ने ऐना की गर्दन को जकड़ लिया। ऐना को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई उसके शरीर से उसका खून खींच रहा हो। तभी अचानक ऐना के कानों में मार्था की आवाज टकराई। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम बहरी हो? मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ लेकिन तुम कुछ जवाब ही नहीं दे रही, बस बुत बनी हुई खड़ी हो। अचानक ऐना ने खुद को अकेला खड़ा पाया। वो बड़ी फुर्ती से मार्था की ओर पलटकर देखने लगी। क्या हुआ? ऐना ने एक ही सांस में मार्था को सारी घटना बता दी। कभी कभी हमें जो दिखता है वो सच नहीं होता है ना, हमारी आंखों का भ्रम भी होता है। याद रखना, अगर तुम उसे सच समझोगी तो वो सच होगा और अगर भ्रम समझोगी तो सिवाय भ्रम के और कुछ भी नहीं होगा। ऐना मार्था को हैरत भरी नजरों से देखने लगी। मैं आपकी किसी भी बात का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ। प्लीज आप मुझे बताइए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? मार्था ऐना की बात का बगैर जवाब दिए कमरे से बाहर चली गई। अगली सुबह ऐना फिर से मार्था के पास जाकर बोली, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है ऐना, प्लीज मेरी मदद कीजिए। कल जो भी घटना मैंने आपको बताई थी, मेरा मन वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि वो मेरा वहम था। कल आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं अपनी आंखों देखी को वहम समझूंगी तो वो वहम होगा और अगर हकीकत समझूंगी तो हकीकत होगा। इस पहेली की सच्चाई क्या है? ऐना की बात सुनकर मार्था ऐना को बहुत ही गौर से देखते हुए बोली, कभी कभी सच कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक होता है ऐना। बहुत सालों पहले
इस हॉस्टल के कमरे में जूलिया नाम की एक लड़की रहा करती थी, जो चर्च के अंदर काला जादू करती थी। एक दिन हॉस्टल की पहली वार्डन ने जूलिया को अपनी आंखों से एक मासूम की बलि देते हुए देख लिया। मारने के बाद वो लाश को चर्च के सामने बने हुए कुएं में फेंक दिया करती थी और आवेश में आकर लोगों ने जूलिया को जिंदा जला दिया। एना डरी हुई नजरों से मार्था की ओर देखने लगी। अगर ऐसी बात थी तो फिर आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? इस बारे में हॉस्टल में कोई बात नहीं करता। कहते हैं जो भी कोई जूलिया के बारे में बात करता है वो जिंदा नहीं बचता। मार्था ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक एना के होठों पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? एना भारी आवाज में मार्था की ओर देखकर बोली, जब तुम्हें पता है कि इस बारे में जब कोई बात करता है तो वो जीवित नहीं बचता, ये जानने के बाद भी तुमने जूलिया के बारे में हॉस्टल में आई नई लड़की से बात करनी शुरू कर दी। एना की जुबान से ये शब्द सुनकर मार्था का शरीर डर से थरथराने लगा। अचानक एना का चेहरा देखते ही देखते जूलिया के रूप में परिवर्तित हो गया। जूलिया अपना भयानक चेहरा लिए हुए उसके सामने खड़ी थी। जूलिया का भयानक चेहरा देखकर मार्था की आंखें डर से फटी की फटी रह गई। उसने हकलाते हुए उसकी ओर देखकर कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नामुमकिन, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जीवित नहीं छोड़ सकती। तुम्हें भी दूसरी वार्डन की तरह मरना होगा। तुम तो यहाँ पर 10 साल से वार्डन की जॉब कर रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस गर्ल्स हॉस्टल को गर्ल्स हॉस्टल नहीं बल्कि मौत का गर्ल्स हॉस्टल कहते हैं? अचानक जूलिया की जीभ लंबी हो गई और मार्था की गर्दन से लिपट गई। कुछ ही पलों में मार्था का शरीर बेजान होकर गिर पड़ा। अचानक जूलिया का चेहरा सामान्य हो गया और वो एना के रूप में परिवर्तित होकर बेहोश हो गई। अगले ही पल उसकी आंख खुली तो एना ने देखा कि उसके सामने खड़ी भयानक जूलिया और मार्था की लाश पड़ी हुई थी और वो चर्च के सामने कुएं के पास खड़ी थी। तुझे समझाया था ना मैंने, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी और लोग मुझे डायन कहते हैं। वो समझते हैं कि उन्होंने मुझे खत्म कर दिया। बेवकूफ, इतना भी नहीं जानते कि मैं तो यहाँ से कभी गई ही नहीं थी। मेरी आत्मा उसी कुएं और इस रूम से जुड़ी हुई है। क्या मार्था को भी तुमने जान से मार दिया? क्योंकि वो एक राज को राज बनाकर नहीं रख पाई, इसीलिए मारी गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें तो वैसे भी मरना ही है, क्योंकि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मेरे रूम में रुकने की गलती मत करना। अचानक जूलिया की आंखों में खून उतर आया। तभी एना के कानों में मार्था की कल की बताई हुई बात गूंज गई। तू सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं। तू तो पहले से ही मर चुकी है। तू मेरा क्या बिगाड़ेगी? इतना कहकर एना बगैर देरी किए हुए बेहद फुर्ती से भागी। जूलिया चाहकर भी पीछा नहीं कर पाई। एना दौड़कर हॉस्टल से बाहर निकल आई। एना आज तक उस मौत की गर्ल्स हॉस्टल को नहीं भूल पाई। आत्माओं का हॉस्टल। गीता और दीपिका रोजाना बैडमिंटन खेलने जाते थे। आज भी गीता शाम को ठीक 5 बजे दीपिका के घर पहुंच गई। आंटी, दीपिका कहाँ है? बेटा, आज दीपिका बहुत बीमार है, उसे बुखार आ रहा है, इसीलिए वो सो रही है। गीता उदास होकर रोड पर घूमने निकल जाती है। टहलते टहलते वो शांति देवी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो देखती है कि हॉस्टल के अंदर कई लड़कियां बैडमिंटन खेल रही हैं और उसे बुला रही हैं। गीता हॉस्टल के अंदर चली जाती है। उधर गीता की माँ गीता का इंतजार कर रही थी। 9 बज गए हैं, ये लड़की कहाँ रह गई? गीता की माँ दीपिका के घर पहुँचती है और दीपिका की माँ से गीता के बारे में पूछती है। दीपिका आज उसके साथ खेलने गई ही नहीं। दीपिका बीमार है। गीता की माँ आसपास की जगहों पर गीता को ढूंढती है। वो देखती है
कि शांति देवी हॉस्पिटल के सामने रोड पर एक कंकाल पड़ा हुआ है। वो कंकाल गीता का होता है। गीता का सिर और चेहरा ठीक होते हैं और सिर के नीचे का सारा शरीर कंकाल होता है। गीता की माँ जोर से चिल्ला पड़ती है। क्या है शांति देवी हॉस्टल का राज? आइए सुनते हैं कहानी आत्माओं का हॉस्टल। प्रिया अपने गांव से चंद्रपुर आई थी। उसने चंद्रपुर के कॉलेज में एडमिशन लिया था। पिताजी, मैं रहूंगी कहाँ? बेटा, किराए पर कोई कमरा ले लेंगे। प्रिया और उसके पिता शहर में कमरा ढूंढने जाते हैं। सुनिए, यहाँ कहीं किराए पर कमरा मिल जाएगा? भाई साहब, आप थोड़ा लेट हो गए। शहर के सारे कमरे उठ चुके हैं। अब अगर आपको कमरा मिल जाए तो बस चमत्कार ही समझिए। ये आदमी तो पागल लग रहा है। चलिए कहीं और ढूंढते हैं। प्रिया और उसके पिता कमरा ढूंढते ढूंढते शांति देवी हॉस्टल के गेट पर पहुंचते हैं। एक बुढ़िया गेट पर खड़ी होती है। सुनिए भाई साहब, कमरा ढूंढ रहे हैं क्या लड़की के लिए? हाँ, मिल जाएगा। हमारे हॉस्टल में खाली एक ही कमरा बचा है। प्रिया के पापा हॉस्टल में फीस जमा कर देते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। प्रिया के पापा प्रिया को हॉस्टल में छोड़कर चले जाते हैं। प्रिया बहुत थक चुकी थी, इसीलिए वो नहा धोकर सो जाती है। प्रिया के बेड के बराबर में अलमारी रखी थी। प्रिया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि अलमारी के ऊपर भूतनी बैठी है। प्रिया के ऊपर कूद जाती है। प्रिया भयानक तरीके से चिल्ला पड़ती है। प्रिया की आंख खुल जाती है। उसे पसीना आ रहा था और सांसें बहुत तेज चल रही थी। लगता है मैंने भयानक सपना देखा। तभी कोई प्रिया का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है। प्रिया दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजे पर वही बुढ़िया होती है। वो एक हाथ में एक ट्रे पकड़ी हुई होती है। ट्रे पर एक कपड़ा पड़ा हुआ होता है। बेटी, कुछ खा ले, मैंने सोचा तू भूखी होगी। बुढ़िया प्रिया को ट्रे देकर चली जाती है। प्रिया खाना खाने बैठती है। जैसे ही वो ट्रे के ऊपर रखा कपड़ा हटाती है, वो देखती है कि ट्रे में हड्डियों का ढेर रखा है। प्रिया ट्रे फेंक देती है। वो घबराई हुई अपने रूम के बाहर जाती है। पूरा हॉस्टल खाली पड़ा था। तभी प्रिया को एक लड़की दिखाई देती है। लड़की के पैर उल्टे होते हैं। बोलो प्रिया, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मेरे पास मत आना। प्रिया लड़की से दूर भागती है और दूसरी लड़की से टकरा जाती है, जिसका केवल शरीर होता है। क्या तुम्हें मदद चाहिए? प्रिया हॉस्टल के गेट पर जाती है और बुढ़िया को ढूंढती है, लेकिन बुढ़िया वहाँ दिखाई नहीं देती। प्रिया डरकर हॉस्टल के बाहर निकल जाती है और पड़ोस के एक घर में मदद मांगने जाती है। वो घर गीता का ही था, जो पहले सीन में दिखाई गई थी। प्रिया घर का दरवाजा खटखटाती है। गीता की माँ बाहर आती है। क्या बात है बेटी, तुम कौन हो? आंटी, मैंने उस शांति देवी हॉस्टल में कमरा लिया है, लेकिन वहाँ कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। उस हॉस्टल में आत्माओं का वास है। 2 साल पहले उन्होंने मेरी बेटी गीता को मार डाला था। और बुढ़िया जिसने मुझे और मेरे पिता को रूम लेने के लिए पूछा था? बेटी, वो बुढ़िया तो 20 साल पहले मर चुकी है। उसकी आत्मा हॉस्टल के आसपास भटकती रहती है। अच्छा हुआ तुम हॉस्टल से बाहर निकल आई। गीता की माँ प्रिया को अंदर ले जाती है और उसे पानी पीने को देती है। लेकिन वहाँ आत्माओं का वास क्यों है? 20 साल पहले वो शहर की मेडिकल कॉलेज की लड़कियों का हॉस्टल था। स्ट्रेस में आकर वहाँ कई लड़कियों ने सुसाइड किया था। तुम चाहो तो मेरे घर रह सकती हो।
वैसे भी अपनी बेटी की मौत के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। प्रिया गीता की माँ के पास रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी करती है। आज भी शांति देवी हॉस्टल पर आत्माओं का कब्जा है।